आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही जरूरी चीज पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, लाइसेंस राज। आज ये लेक्चर सुन के बहुत लोग दुखी हो जाएंगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। हालांकि जो मेरा लेक्चर है वो 1991 से पहले तक सीमित रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज भी लाइसेंस कितना जरूरी होता है। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। जी हां, ये लाइसेंस की वजह से। क्या आपको पता है, हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आपकी जो आईडी है वो एक तरह का लाइसेंस ही है। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस है, वो तो जरूरी है ही, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कहीं कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें ये लाइसेंस हटा देने चाहिए, बहुत ही कम कर देने चाहिए। वहां पे इतने सारे लाइसेंस हैं कि इंसान पागल हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1991 से पहले तो पूरा कबाड़ा करके रख दिया था इस लाइसेंस राज ने, भारत की इकोनॉमी को पूरा बर्बाद कर दिया था। अगर अभी हम बात करें, बिल्डिंग बनानी है तो आपको ढेर सारे लाइसेंस चाहिए। 1-2 साल तक आपको पूरे सरकारी अलग अलग विभागों के चक्कर काटने पड़ेंगे। आपने वो मूवी देखी है ना, शिवाजी द बॉस, देखी होगी, सभी ने देखी होगी, देखा है ना। उसमें एक उसको हॉस्पिटल बनाना होता है और वो कितने चक्कर काटता है, परेशान हो जाता है। स्कूल बनाना है तो आपको 10 से 15 लाइसेंस की जरूरत। रेस्टोरेंट, अगर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट बनाना बड़ा आसान होता है, उसमें भी 10 से 15 लाइसेंस की जरूरत। और इन लाइसेंस को हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो अगली बार अगर आप ज्यादा पैसे दे किसी भी रेस्टोरेंट में, तो भैया ये जान लो कि इनडायरेक्टली सरकार को जा रहे हैं, जिससे लाइसेंस रिन्यू होगा। डीजे तक का लाइसेंस होता है, जी हां, इसको भी हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। लिकर का लाइसेंस होता है, वो तो खैर सभी को मालूम है, ठीक है ना। तो ये जो लाइसेंस राज है, इसके चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। स्टार्टअप्स पे आ जाते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार ने काफी ऐसी स्कीम भी चलाई है, लेकिन उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, ढेर सारे लाइसेंस चाहिए दोस्तों। उसके लिए भी 10 से 15 लाइसेंस चाहिए। अगर 15 से ज्यादा आपका ग्रुप है, 15 से ज्यादा लोगों को आपको नौकरी दी है, टीडीएस फाइल करना है, जीएसटी सिस्टम और फलाना धमाका, बहुत सारे लाइसेंस चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम कम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए यहां पे 10 से 15 लाइसेंस की जरूरत होती है। टर्की में चले जाइए, आप आसानी से रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, वहां पे खाली 2 लाइसेंस चाहिए। सिंगापुर में 4। तो बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे बहुत कम लाइसेंस चाहिए और इसीलिए वो डेवलप है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, भ्रष्टाचार, भयंकर करप्शन। आज हम लाइसेंस राज पे बात करेंगे, पूरा देखेंगे। 1991 से पहले तक मैं ज्यादा समझाऊंगा, अभी तो मैंने 1991 के बाद क्या वो तो समझा ही दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। @रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मंथ एंड सेल चल रही है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च कर दिया है भैया, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है। और ये जो कोर्स है वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए लाभदायक है। बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, काफी सारी फैकल्टीज है इसमें और बहुत ही क्वालिटी वीडियोस है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लाइसेंस राज की बात करें, लाइसेंस पहले होता क्या है आपको पता ही है कि भैया कुछ भी करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। एक रिटन परमिशन होती है जो कि सरकार आपको देती है। गाड़ी चलानी है, लाइसेंस, ठीक है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकता हूं। प्लेन चलाना है, लाइसेंस। बाहर जाना है, पासपोर्ट, लाइसेंस, है ना। वो सब एक तरीके, जो आईडी है आपको वो एक तरह का लाइसेंस ही होती है। वोट डालना है तो वोटर आईडी, वो भी एक तरह का लाइसेंस है कि मेरे पास लाइसेंस है, मैं वोट डाल सकता हूं। जिनका वोटर आईडी नहीं होता वो वोट नहीं डाल सकते, है कि नहीं। खैर छोड़िए, अच्छा मैं कुछ कटाक्ष करने वाला था लेकिन नहीं करूंगा, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है। तो लाइसेंस राज की बात करें दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत ने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया था, आपको पता ही है। अब मेरा पूरा लेक्चर आ चुका है कार्ल मार्क्स पे, 1 घंटे का पूरा सेशन है, आप देख लीजिएगा, आपको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मॉडल पता चल जाएगा। वैसे तो सोशलिस्ट बहुत अलग होता है कम्युनिज्म से। और भैया मैं तो हमेशा से ही बोलता हूं, ना कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म अगर ज्यादा एक्सेसिव कैपिटलिज्म होगा, जो कि आज हमको देखने को मिल रहा है, तो इंसान खाली एक प्रोडक्ट बन के रह जाता है, शादियां भी खाली एक बिजनेस ही बन के रह जाती हैं। तो ना कैपिटलिज्म, ना कम्युनिज्म, गांधी जी, बापू को नमन, सोशलिज्म की तरफ चले जाओ। लेकिन सोशलिज्म में भी आपको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ती हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेहरूवियन पॉलिसी उसको बोला कि हम इसको आगे करेंगे। और उस पॉलिसी में क्या था, बापू के आइडियाज को आगे रखो, लेकिन धीमे धीमे वो आइडियाज फेल हो गए। अब दोस्तों वो आइडियाज बापू के, मतलब कहने का मतलब ये है कि
महात्मा गांधी ने जो चीजें बताई थी उसके बिट्स एंड पीसेस लिए, ठीक है ना, और सोशलिस्ट भारत में जो ये मॉडल लॉन्च किया वो पूरी तरीके से हम गांधीयन मॉडल नहीं कह सकते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे सरकार ने ये बोला कि हम लाइसेंस राज करेंगे, लाइसेंस हम परमिट्स देंगे। कहने का मतलब ये है कि सरकार का पूरा कंट्रोल रहेगा, प्राइवेट कंपनीज को हम आने नहीं देंगे। आपको पता है कि अगर कोई भी बाहर का देश, बाहर की कंपनी अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती तो वो नहीं कर सकती थी। इतने ज्यादा टैक्सेस थे, इतना ज्यादा उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, तो इतनी हालत खराब थी। इसीलिए तो 1991 में भारत की इकोनॉमी को खोलना पड़ा था ना। 1991 के बाद ये लाइसेंस राज का पूरा खात्मा हुआ था। हालांकि अभी भी है, बहुत सारी चीजों में आपको लाइसेंस, कोर इंडस्ट्रीज में आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन उस समय तो अगर आपको टीवी भी बनाना है तब भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अब दोस्तों ऐसा था कि ये हमारा सोशलिस्ट मॉडल था। अब ये किससे प्रेरित था? चाइना और यूएसएसआर से। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म, चाइना कम्युनिज्म, सोवियत यूनियन, हालांकि स्टालिन ने तो उनका अपना ही चल रहा था, तो उन्होंने तो वो तो थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ भी चले गए थे। तो सोवियत यूनियन की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए थे, मतलब इंट्रोड्यूस किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी 5 ईयर प्लान लॉन्च किए, ठीक है। 1950 में प्लानिंग कमीशन बन गया कि 5 ईयर प्लान्स को ये फ्रेम करेगा, और अभी वो हाल ही में नीति आयोग बन गया। दोस्तों प्लानिंग कमीशन पे, मतलब 5 ईयर प्लान्स, हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान्स पे मेरा पूरा एक वीडियो है, लाखों लाखों लोग देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे लाइसेंस इशू करने लगे ये लोग। अब बहुत सारे एक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज रेजोल्यूशन आया 1956 का, फिर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1951 का। इसी में यह था कि भैया अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बगैर आप ये लाइसेंस जो है वो, मतलब आप जो बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको बताना है कि आपकी फैक्ट्री, अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, ठीक है, और उस समय तो स्कोप भी ज्यादा था, ठीक है, लेकिन पैसा कम था, तो भैया आपको बताना होगा कि आपकी फैक्ट्री कहां है, आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, आप कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, आपको एक्सपेंशन, जिस तरीके से आप एक्सपैंड करेंगे अपने बिजनेस को, उसकी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आपको बेसिकली एक पूरा परफॉर्मा तैयार करके एक एप्लीकेशन आपको सरकार को देनी पड़ेगी। फिर पूरा सरकार जो है वो उसको क्या कहते हैं कि एनालाइज करती थी, उसको इन्वेस्टिगेट करती थी, देखती थी कि भैया ऐसा तो नहीं है कि लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, इससे जो आम जनता है उसको परेशानी होगी, और अगर ये सब कुछ सही रहता था तभी वो लाइसेंस ग्रांट करती थी। बड़ा अच्छा लग रहा है ना सुनने में, लेकिन दोस्तों धीमे धीमे ये पूरा रेड टेपिज्म की तरफ चला गया, ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला बन गया, और ऐसा भयंकर करप्शन हुआ इसमें, इतना पैसा खाया लोगों ने कि क्या बताएं। ब्यूरोक्रेट्स तो खूब पैसा खाते थे, भर भर के। अब दोस्तों ऐसा है कि यहां पे ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था इस एक्ट के तहत। उसके बाद दोस्तों कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, मतलब लगा रहे हैं, तो उसमें आप वर्कर्स को भी छुट्टी नहीं दे सकते थे। इतना ज्यादा कड़े कानून थे, मतलब इतना ज्यादा सरकार का यहां पे कंट्रोल था। दूसरी चीज है दोस्तों कि अगर कोई आर्टिकल जो है वो रिजर्व्ड है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो स्कूटर बनाती है। अब अगर वो सोच रही है कि हम कुछ और भी बनाएंगे, हम सोफा सेट बनाएंगे, तो वो कंपनी सोफा सेट नहीं बना सकती, उसको इसके लिए फिर अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो चीज जिसके लिए है, अगर कोई कंपनी टीवी बना रही है तो वो स्कूटर नहीं बना सकती, वो खाली वही बनाएगी। तो आप न्यू आर्टिकल जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, और अगर आपको करना है तो जाके परमिशन लो, और परमिशन के लिए बार बार आपको चक्कर काटने होते थे, और अगर आप पैसा दे दो, रिश्वत दे दो, तो वो जल्दी काम हो जाता था। तो ये चीज है। अब उसके बाद दोस्तों अगर किसी भी फर्म को 25% से ज्यादा कैपेसिटी को इंक्रीज करना होता था तो उसको भी इंफॉर्मेशन लेती थी। हालांकि दोस्तों अभी तो ये कंडीशन है, मतलब अभी तो ये नॉर्म्स है कि अगर कोई भी कंपनी 25% से ज्यादा उसके मार्केट शेयर है, ठीक है, उसकी मार्केट में शेयर मतलब 25% से ज्यादा है, तो फिर वो मोनोपोली होगी, ठीक है ना। तो यहां पे अगर 25% से ज्यादा किसी भी फर्म को प्रोड्यूस करना होता था तो उसको फिर अगेन लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, सरकार उसको जब अप्रूवल देगी तभी हो सकता था। बहुत बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों, आपको याद ही है कि उस समय बजाज स्कूटर्स चलती थी और इधर चेतक भी चलती थी। बजाज मार्केट लीडर था, चेतक चाहता था कि खूब सारा प्रोडक्शन हो, लेकिन दोस्तों
लाइसेंस कहां है। अब वहां पे ऐसा होता था कि दोस्तों आपको याद ही होगा, मतलब आपको क्या याद होगा, अभी तो खैर मैं भी उस समय पैदा नहीं हुआ था। उस समय चेतक का स्कूटर लेने के लिए 2-2, 3-3 महीने की, 1-1 साल की वेटिंग चलती थी। अब वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे लेकिन बढ़ा नहीं सकते। तो ये सारी कंडीशंस थी, ये सारे हर्डल्स थे। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव यही थे, ये सब इसीलिए था कि लोगों को बेनिफिट पहुंचे। अगर हम प्राइवेट कंपनीज को लेके आते हैं तो वो कैपिटलिज्म हो जाएगा। अब प्राइवेट कंपनीज ने जहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया वहां पे फिर वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं। तो भैया इन सब चीजों को हटा दो। बैंकिंग का मैं एग्जांपल लूंगा दोस्तों। इंदिरा गांधी 1969 में भैया थोड़ा बहुत कम्युनिज्म की तरफ चली गई थी वो, और इंदिरा गांधी की ही वजह से गरीबों ने बैंकों को देखा, वरना 1969 तक बैंक 1960 जुलाई 1969 में नेशनलाइज हुए, 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, सरकार के हाथों में आ गए। इससे पहले बैंक प्राइवेट थे, और जब बैंक प्राइवेट थे तो गरीब अंदर घुसना तो छोड़िए, वो देख भी नहीं सकता था कि अच्छा बैंक है, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए होते थे। तो प्राइवेटाइजेशन तो यही करता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको, तो यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव था कि बेसिकली लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, ठीक है, इस लाइसेंस राज के जरिए। लेकिन दोस्तों होने क्या लगा, होने ये लगा कि अल्टीमेटली यही चेक करना था कि कुछ लोगों के हाथों में पावर नहीं हो। लेकिन दोस्तों यही हुआ। होता क्या था कि लाइसेंस पाने के लिए बहुत रिश्वत चलती थी। कुछ कंपनीज, कुछ बहुत बड़े बड़े हाउसेस ये मोनोपोली चलाने लगे। बड़े बड़े हाउसेस क्या करते थे, ढेर सारा पैसा सरकार को खिला देते थे, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना। अभी भी अगर आपको पता है, अभी भी अगर आपको स्कूल खोलना हो तो आपको कम से कम 100 से ज्यादा पेपर वर्क बहुत होता है, 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको सरकार को दिखाने पड़ेंगे। अब एक भी उसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो वो क्या करेगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, परेशान होकर आप उसको पैसा देंगे कि भैया लो पैसा, हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। दोस्तों कितने सारे प्रोजेक्ट इस समय भी रुके हुए हैं। बिल्डिंग अगर आपको बनानी है, रियल एस्टेट बिजनेस में ये बहुत बड़ी हर्डल है। रियल एस्टेट बिजनेस में दोस्तों इतने सारे प्रोजेक्ट रुक गए, और इसका सबसे बड़ा कारण यही लाइसेंस राज है। आज भी ये चल रहा है। हालांकि 1991 से इसको काफी ज्यादा रिलैक्स किया गया, क्योंकि तभी से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आने लगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद न्यू इंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज कर सके, ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना सके और इंडस्ट्रीज बना सके, बड़ी भी इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। जो हेवी इंडस्ट्रीज थी, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो कोर इंडस्ट्रीज थी, वो तो सरकार के पास थी, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब दोस्तों ऐसा था कि ये चीज तो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इतनी ज्यादा रुकावटें हो गई कि जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो दिल्ली में ज्यादा रहते थे, फैक्ट्री में कम ध्यान दे पाते थे। इतना लंबा प्रोसेस चलता था, 6-6 महीने, 1-1 साल, बार बार उनके पेपर्स को रिजेक्ट किया जाता था, वो बार बार आते थे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो चंद लोगों के पास दोस्तों बहुत सारी दौलत हुआ करती थी, तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको मेट्रो सिटीज में भी आपको फैक्ट्री लगानी है तो वहां पे भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अब दोस्तों इसको हटाने के लिए, जो पूरा लाइसेंस राज है, इसको हटाने के लिए बहुत से रिफॉर्म्स भी है, बहुत सारी कमीशन भी है। दोस्तों इसमें सबसे पीसी महनलोबिस कमीशन आई थी, ठीक है। कौन थे भैया ये? 5 ईयर प्लान, कुछ याद आ रहा है? चलो कमेंट बॉक्स में बता दो फटाक से, ठीक है। तो अब इन्होंने भी बोला था, इन्होंने ये बताया था कि ये जो हमने लाइसेंस राज चलाया है, क्या वाकई में इससे लोगों की कंडीशन जो है वो इंप्रूव हो रही है कि नहीं, लोगों की इनकम जो है वो बढ़ रही है कि नहीं, पता चला नहीं बढ़ रही है। तो उसके बाद फिर अगली 5 ईयर प्लानिंग की पूरा ये क्या कहते हैं कि ये पूरा फॉर्मेशन वर्क किस तरीके से हम बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोनोपोलिस कमीशन भी आई थी, ठीक है। जस्टिस केसी दास गुप्ता ने इस कमीशन को हेड किया था, और उसके बाद इन्होंने डेंजर्स बताए थे कि भैया ये जो मोनोपोली लाइसेंस राज की वजह से स्टैब्लिश हो गई है, देख लो इसने क्या किया है। इसमें कुछ बड़े हाउसेस को लाइसेंस इशू किया जा रहा है, और जो जेन्युइन लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। हजारी कमेटी आई थी 1967 में, इन्होंने भी यही चीज बताई, ठीक है, कि किस तरीके से लाइसेंस राज जो है वो फेल हो गया है। दत्त कमेटी आई थी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट दत्त कमेटी थी दोस्तों, सबिमल दत्त। ये बहुत ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सबिमल दत्त कमेटी जो है वो किसके ऊपर थी। आप याद कर लीजिएगा। अक्सर दोस्तों मैं कहानी की तरह बताता हूं तो लोग कहानी की तरह सुनते भी हैं दोस्तों, ये कीवर्ड्स इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अच्छा मैं सवाल भी अब कराता चलूंगा, ठीक है। तो सबिमल दत्त कमेटी वो भी इसी पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पे थी, और 1967 में आई थी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको संभाला था।
इन्होंने बोला था हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है, बड़े बड़े लोगों के पास बहुत पैसा है, छोटे लोगों के पास है नहीं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, हम क्या करेंगे, हम इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। तो यहां पे सबिमल दत्त ने क्या किया, रिकमेंड किया, बेसिकली उन्होंने इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले कोर, उसके बाद नॉन कोर और उसके बाद रिजर्व। तो ये 3 हिस्सों में बट गई भैया जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, और उसके बाद इसको फिर एक्सेप्ट भी किया गया। सबिमल दत्त की ही इसी पे ही बैकड्रॉप पे ये MRTP एक्ट आया, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, 1969 में इसको लागू किया गया। 1969 में भैया ये ऐसा दौर था जब भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भयंकर थी, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, इधर भारत वॉर की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान से बांग्लादेश, याद आ रहा है ना, मैंने बहुत बार कवर किया है दोस्तों, इमरजेंसी लग गई कुछ सालों बाद, तो यहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन आप पैरेलली देख रहे हैं ना कि भारत भी, इकोनॉमी भी, जिस तरीके से पॉलिटिक्स भी गड्ढे में जा रही थी, इकोनॉमी भी वहीं जा रही थी, तो ये चीज थी। अब MRTP एक्ट आया, उसके बाद काफी ज्यादा यहां पे रिलैक्सेशंस आए, ठीक है। MRTP ने सबसे पहले तो कोर इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया कि बिल्कुल सही बात है कि हम कोर इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिक, क्रिटिकल, स्ट्रैटेजिक, ये पूरा क्या कहते हैं कि सरकार की नीति थी। अब इसमें कोर मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्राइवेट हाथों में दिया ही नहीं जा सकता, जिसको सरकार ही चलाएगी, जैसे कि एटॉमिक, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सब क्या है, कोर। इनको पब्लिक सेक्टर ही चलाएगा, सरकार चलाएगी। उसके बाद नॉन कोर, ठीक है, नॉन कोर। अच्छा एक चीज और बता दूं कि ये जो कोर इंडस्ट्री है, इनका 5 करोड़ से ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये कोर इंडस्ट्री, 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो ये नॉन कोर, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट है तो ये मिडिल, और उसके बाद 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो ये डी लाइसेंस्ड। ये चीज आपको समझ में आई दोस्तों। इसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज आई, 1975 में पॉलिसी आई, रेगुलेशन आया, 1978 में आया, 1980 में आया, 85, 91, 99, 2006। तो ये समय समय पर जो होता है, ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, ये बदलता रहता है, इसमें रेजोल्यूशन जो है वो आते रहते हैं, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि 6 इंडस्ट्रीज को कोर माना गया था, अभी इस समय 8 इंडस्ट्रीज हैं जो कोर हैं। वो 8 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, फर्टिलाइजर्स, एनर्जी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखना है, क्या करें भैया, याद तो रखना ही है, एग्जाम दिन निकालना है तो याद तो रखना ही पड़ेगा। तो ये कोर इंडस्ट्रीज है जिनको सरकारी हेड करेगी और कोई हेड नहीं करेगा, ठीक है ना। और जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से ज्यादा MRTP एक्ट के हिसाब से। MRTP ये जो एक्ट आया, इसके बाद कमीशन भी आया, MRTP कमीशन भी आया, और उसके बाद इसको बाद में रिपील कर दिया गया, इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, और 2002 में इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, और 2009 में ये लागू कर दिया गया। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली ये जो पूरा का पूरा लाइसेंस राज सिस्टम है, ये हालांकि पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि भारत में प्रॉब्लम्स 1980 के बाद बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ने जन्म लेना जो है वो शुरू कर दिया था। वो करेंगे ही ना भैया, बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता, बाहर से आप कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकते, ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर नहीं रहे और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ क्राइसिस आएगी ही आएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। तो इसकी वजह से 1991 में भारत को पूरी इकोनॉमी खोलनी पड़ गई थी। अब इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं दोस्तों, LPG रिफॉर्म समझाया है, मनमोहन सिंह की मैंने बायोग्राफी कवर की है, PV नरसिम्हा राव की बायोग्राफी कवर की है, इवन मैंने पूरा गल्फ वॉर भी पूरा कवर किया है, सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी, तो आप ये सब देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा 1991 का LPG जो है वो समझाया है। तो यहां पे दोस्तों 1991 के बाद चीजें ठीक होने लगे। 1991 के बाद दोस्तों आपको पता ही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट भर भर के आने लगा, भारत के पास पैसे बचे नहीं थे, भारत ने IMF से लोन लिया, बदले में भारत की अपनी करेंसी को गिराना पड़ा, और उसके बाद फिर भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया, सेबी बन गया, बैंकों को ज्यादा ताकत दे दी गई, लाइसेंस राज को फाइनली हटाया गया। अब दोस्तों यहां पे भारत की इकोनॉमी बिल्कुल बदल गई, जी हां, लेकिन अभी भी लाइसेंस राज तो है ही,
जैसा कि मैंने बताया था ना कि अगर आपको कुछ भी करना है आपको लाइसेंस की जरूरत है, लाइसेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इन लाइसेंस को कम कर देना चाहिए। पेपर वर्क इतने हो जाते हैं दोस्तों, जीएसटी में हाल ही में अभी देखा पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट करना तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है ना। तो ये जो पेपर वर्क होते हैं ना इनको रिड्यूस करना है, ठीक है, जितना हो सके बढ़ावा देना है। अगर बाहर से कोई एनआरआई को इन्वेस्ट करना चाह रहा है भारत में तो इन सारे हर्डल्स को कम करना है, ताकि इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली दोस्तों इससे डेवलपमेंट ही होगा। आप देख रहे हैं ना, ये सिंगापुर हो गया और जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यहां पे जो नॉर्म्स है, जो रूल्स हैं वो काफी सही हैं, ठीक है, इस हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। तो ये चीज है। आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के स्टेटमेंट भी बहुत सारे आए हैं। 1973 में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का स्टेटमेंट आया था जिसने 6 इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्रीज माना था, और पहली बार यहां पे कोर इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया था जो 1973 में इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट आया था। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट आया, आप बता सकते हैं कब? 1977 जनता पार्टी। अब जनता पार्टी तो इसी पे ही आई थी, जनता पार्टी तो पूरी सोशलिस्ट थी दोस्तों। जेपी जय प्रकाश नारायण की मैंने बायोग्राफी कवर की है, क्या जबरदस्त लीडर थे दोस्तों, उनकी आइडियोलॉजी एकदम जबरदस्त थी। पहले मार्क्सिस्ट, उसके बाद फिर सोशलिस्ट, और उसके बाद फिर सिर्फ लोगों के लिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। आप देखिएगा, वो मैंने पूरा का पूरा लेक्चर लिया हुआ है, 2 पार्ट में, 1 घंटे का सेशन है, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे 1977 में जनता गवर्नमेंट और जनता गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक स्टेटमेंट उसमें जारी किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट मतलब क्या है कि समय समय पे इसको बदलने की जरूरत पड़ती रहती है ना भैया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो चली आ रही है उसको बदलने की जरूरत तो पड़ेगी, अगर लग रहा है कि कुछ सही नहीं है तो यहां पे रिकमेंडेशन दी जाती थी और बाद में उसको इंप्लीमेंट किया जाता था। तो यहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसकी अभी तो हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, इसको प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद यहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडस्ट्रीज, 1 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज यहां पे लगना शुरू हुई, ठीक है, इसकी भी इजाजत दी गई, ठीक है। एक आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वही आईडीबीआई जिसमें एनपीए बहुत ज्यादा है, लोग लोन लेके भाग जाते हैं, चुकाते नहीं है, उसमें एक सेपरेट सेल बना दो। ज्यादा टेंशन मार्केटिंग में दो, स्टैंडर्डाइजेशन में दो, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी यहां पे बात की गई। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं धीमे धीमे करके जब लाइसेंस राज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लगा तो ये सब रिलैक्सेशंस किए सरकार ने। उसके बाद फिर फाइनली 1991 आया, 1991 में पूरी इकोनॉमी खोल दी गई जिससे ये काफी हद तक कम हुआ, लेकिन अभी भी लाइसेंस की जरूरत हर जगह पड़ती है। तो दोस्तों ये पूरा लेक्चर था लाइसेंस राज पे, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसको जरूर शेयर करिए, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।